ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। और आज है सो आप लोगों का स्वागत है नए चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो अब देखिए, सीक्वेंस का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? सीक्वेंस, हाँ, स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर में जो कि वेल डिफाइंड हो। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेमैन की तरह बोलना है, जैसे कि एक ढंग से सजा, जैसे कि कोई है सो लाइन में खड़े हुए हैं, तो सीक्वेंस ऑफ, है ना, जो पर्सन पर्टिकुलर से मैन हु इज एट ए टिकट काउंटर, इसमें बोल सकेंगे ये सीक्वेंस में है ना। इसी तरह से अगर हम लोग है सो एक स्टैक बनाते हैं जिसमें सीडी को रखते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीडी स्टैक कह सकते हैं। मे भी हम किसी ऑर्डर में उसको है सो अरेंज करें तो वो एक डिफाइंड मैनर में हो जाएगा। तो सीक्वेंस तभी कहेंगे जब चीज़ों को एक ढंग से अरेंज किया जाता है, और वो जो जिस ढंग से अरेंज किया जाता है वो ढंग वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो हमारा मैथ में भी वही बात होता है, सीक्वेंस, सीरीज, और एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन। तो तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, या तीनों वर्ड क्या मीनिंग रखता है मैथ में, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में का मतलब होता है, पहले मैं लिखाता हूं उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। एक एक डेफिनेशन में लिखाता हूं, उस डेफिनेशन को फिर मैं समझाता भी हूं। लिखो, हेडिंग लिखो सीक्वेंस एंड सीरीज, और टॉपिक लिखो सीक्वेंस, वो डेफिनेशन उसका। ओके, इट इज a well defined it is a well defined arrangement of numbers kept one after another kept one after another separated by comma, separated by comma. Example, sequence of prime numbers, sequence of prime numbers. ठीक, अब लिखो सीरीज। It is a well defined arrangement of numbers kept one after another and separated by
साइन ऑफ एडिशन, सेपरेटेड बाय साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे प्लस लिख दो। एग्जाम्पल, यूलर सीरीज e to the power x 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on। इसलिए इसका लिखो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें लिखो if the terms of a sequence if the terms of a sequence is so specifically defined that it can be shown by an explicit formula, explicit formula ठीक है। इसको कहते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, write the following in progression of ordered pair, यानी कि n, tn के पेयर में लिखना है, where tn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2n plus 1 होल स्क्वायर। इतना लिखो और मैं समझाता हूं, तब इस पे आएंगे। लिख लिए तो ड्रॉप करो पेन और मुझे अच्छे से सुनो। देखो, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन 3 टर्म है, तीनों को जानने और समझने की जरूरत है, ठीक है। ये वर्ड है और वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा और वो मीनिंग मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, सो जानना जरूरी है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं ताकि ये अरेंजमेंट किसी तरह से डिफाइन किया जा सके। जैसे सेट में नहीं डिफाइन करते थे एलिमेंट्स को, उसी तरह से हम यहाँ पे नंबर को एक वेल डिफाइंड मैनर में कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब सेट में क्या है कि शुरू में हम लोग कर्ली ब्रैकेट, अंतिम में कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं,
क्योंकि यह बताते हैं कि यह समूह है, एक है सो, है ना, फाइनाइट या इनफाइनाइट टर्म्स का समूह है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके टर्म्स को लिख रहे हैं, वो सीक्वेंस हो गया। अब ये सीक्वेंस सिर्फ वेल डिफाइंड हो। अब मैं क्या लिखा हूं, पहला एग्जाम्पल, पहला सीक्वेंस का सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्राइम नंबर को किसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताओ, कोई फॉर्मूला है जिससे हम प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं ना, बस एक प्रॉपर्टी है, नंबर की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइंड है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि अगर ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये क्या है? अब ये जो है, तुम अगर हम कहें कि किसी फॉर्मूला से इसको डिफाइन करो, संभव है? नहीं है संभव। तो ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस में टर्म्स वेल डिफाइंड है, कॉमा से सेपरेट है, और हम लोग फॉर्मूला से नहीं इसको बता सकते। प्रोग्रेशन में यही बात है, हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, पर सारे टर्म्स वेल डिफाइंड होंगे इस तरीके से, तो ताकि हम उसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला से लिख सकें, एक एक्सप्लिसिट फॉर्मुलेशन कर सकें। हर टर्म फॉर्मुलेटेड होगा, तब वह क्या है कि प्रोग्रेशन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में यह डिफरेंस है। सीक्वेंस में और सीरीज में क्या डिफरेंस है? यस, एक है साइन ऑफ एडिशन, एक है साइन ऑफ कॉमा। अगर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो क्या है? सीक्वेंस है, और इसी की जगह हम 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 ऐसे करके लिखे हैं, सो ऑन, तो अब ये क्या है? दिस इज सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। समझ गए? इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस पता चल गया? पक्का सभी को? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में क्या कर सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लिखा हूं, राइट द फॉलोइंग इन प्रोग्रेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखो टर्म लिखा है ना प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेसिव मैनर में इसको लिखना है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर है, अब जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ये क्या होता है? सेट के फॉर्म में आता है ना, तो ये हम सेट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं पहले हिंट दे दिया हूं, n, tn के फॉर्म में लिखना है। tn क्या है? टर्म। हर टर्म इस फॉर्मूला से डिफाइन होगा। तो यदि अगर t1 लिखना है तो t1 कितना होगा बताओ? अगर मैं 1/9, ठीक है, कैसे लिखेंगे? गिवन tn = n / 2n + 1 होल स्क्वायर, इसलिए t1 क्या होगा? 1 / 2 + 1 होल स्क्वायर = 1/9। t2 बताओ? 2 बाय तीसरा टर्म 3/49। ठीक है, तो इस तरह से तुम जितने भी टर्म्स है उसको लिख सकते हो ना। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसा दिखेगा? ठीक है, देयरफॉर ये तुम सारे टर्म निकालना, t1 निकालो, t2 निकालो, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर इज, तब हम इस प्रकार से लिखेंगे 1, 1/9, 2, 2/25, 3, 3/49। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहीं से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, फिबोनाची सीरीज पता है? फिबोनाची सीक्वेंस
फिबोनाची, फिबोनाकी जो भी बोलते हैं, नहीं पता है। अच्छा ठीक है, सुन लो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची। मैं एग्जैक्टली इसको देखा नहीं हूँ क्या प्रोनाउंसिएशन है, पर तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैं फिबोनाची बोल रहा हूँ, फिबोनाची, फिबोनाकी जो भी बोलते हैं, पोटैटो, पटैटो जो भी है, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो प्रीवियस टर्म के सम के बराबर होगा। जैसे कि 1, सबसे पहला टर्म 0, ठीक है, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 1, चौथा टर्म 2, पांचवा टर्म सिर्फ इन दोनों के सम के बराबर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10th टर्म कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10th टर्म ये होगा, ठीक है। और अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 55 हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो फिबोनाची, सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची का मतलब होता है कि हम लोग हर जो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे उसमें हम प्रीवियस टर्म को जोड़ करके लिखेंगे। ये कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक काम करो, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 एक्चुअली इंक्लूड नहीं करना चाहिए, नेचुरल नंबर का एक सीरीज है, ठीक है, इसीलिए 1 से स्टार्ट करें। तो 10th टर्म क्या होगा? हाँ, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, समझते हो ना। अगर तुमको इस तरह से लिखे तो तुम लोग पहचान लोगे ना कैसे लिखा हूं, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म इक्वल टू 55, ओके। अब जो है नेक्स्ट होता है साइन ऑफ सिग्मा। इस टर्म का मतलब समझते हो? क्या मतलब होता है? समेशन, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फाइनाइट सीरीज। ये फाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। फाइनाइट इसीलिए क्योंकि हमको एंड टर्म डिफाइन होना चाहिए, लास्ट टर्म डिफाइन होना चाहिए। फाइनाइट यानी कि nth टर्म हम बता सकें तब हम सिग्मा का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे अगर मैं क्वेश्चन दूं तो कैसा होना चाहिए क्वेश्चन? देखो एक क्वेश्चन लिखो इस प्रकार से, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड r इक्वल टू 1 to 4 r स्क्वायर प्लस 2। देखो अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है? r की वैल्यू 1 से 4 तक, तो जितने भी टर्म होंगे वह ऐसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 4th टर्म लास्ट है। अगर यहाँ पे मैं n लिख दूं तो ये फाइनाइट सीरीज ऑफ n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इसकी वैल्यू निकाल के हमको बताओ, मैं सिर्फ इसका आंसर लिखूंगा और एक एग्जांपल और लिखो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग द साइन ऑफ सिग्मा। सिग्मा का साइन यूज करते हुए हमको
अभी जो मैं लिख रहा हूं वो बताना है। 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5 प्लस अप टू n फैक्टर्स। चलो अब तुम लोग क्या करो, है ना, यहाँ के बाद से जो नोट डाउन करने वाला, इसके बाद T2 T3 निकाल के तब वो टर्म लिखना, वो चीज लिखना, और इसको तुम ऐसे करके नोट डाउन कर लो। और ये जो है सो तुम लोगों को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताना है, ये भी तुम लोगों को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताना है। चलो सभी कोई इसको नोट डाउन करो 2 मिनट के अंदर। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखना कैसे, जब सिग्मा का साइन हटता है तो इसका एक्सपेंशन होता है। इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, तो r की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, और जो सिग्मा का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज में सारे टर्म्स को किससे रिप्लेस करते हैं, मतलब उनको डिस्प्लेस कैसे करते हैं, उनके बीच का सेपरेशन क्या होता है, हाँ, साइन ऑफ एडिशन से। तो हर टर्म के बीच जो साइन ऑफ सेपरेशन होगा वो होगा प्लस का। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, कैसे लिखेंगे, पहले r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर हम लोग प्लस का साइन रखेंगे, सीरीज में इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आएगी 38, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिग्मा के रूप में लिखना है, तो पहले इनकी प्रॉपर्टी समझो, 1 2 3, तो ये तो क्या है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो ये वैल्यू 1 से लेके और n तक जा रहा है ना। देखो, तो पहला टर्म कैसा है, 1/3। 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 4, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तीसरा टर्म क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 5, उसको क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, है ना। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, हर टर्म में क्या कॉमन है, हर टर्म में जैसे नीचे में 2 कॉमन है और ऊपर में जो है वही नीचे लिख रहे हैं, एडिशन में, नीचे एडिशन में है, ऊपर एज इट इज है ना। इसीलिए जनरल टर्म, पहले जनरल टर्म के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म हमारा जो भी होगा वह इस प्रकार से होगा, अगर जनरल टर्म में कोई सा भी r ले रहे हैं, r डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 प्लस r। तो ये अगर जनरल टर्म है, जैसे जनरल टर्म tr लिख रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू nth टर्म के लिए कैसे डिफाइन होगी, nth टर्म के लिए इस तरह से डिफाइन होगी, 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5 प्लस सो ऑन इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू nth टर्म के लिए है n, ठीक है। और r की वैल्यू 1 से लेके, यानी कि सॉरी, r डिवाइडेड बाय 2 प्लस r, इस तरीके से लिखेंगे। एक एक टर्म को पहले डिफाइन करेंगे और तब उसके बीच में जो रिलेशन है उसको समझेंगे, कैसे रिलेशन हो रहा है। नहीं तो देखो इस प्रकार, देखो अभी के लिए वैसे लिखो जैसे मैं वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में हो, क्योंकि देखो जब बेसिक और फंडामेंटल चीजें ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाती है, तब ऊपर उसके ऊपर जो भी हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होगी वो ज्यादा अच्छे से मजबूती से पकड़ में आएगा। सुनो, पहले बात सुनो, बेसिक चीजें वेल डिफाइंड मैनर में हो, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आती है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी ठीक से समझ में आएगी, पर बेसिक चीजों के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो उसके ऊपर जैसी कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। अब हम लोग प्रोग्रेशन का 3 टाइप होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसमें पहला टाइप हम लोग अभी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन, उसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिखो अब इसका डेफिनेशन, जो लिखे नहीं हो वो जल्दी से उतारो, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। लिखो सभी को, इफ द डिफरेंस if the difference between any terms of a sequence, if the difference between any term of a sequence to its preceding term is a constant, ब्रैकेट में देखो, फिक्स्ड नंबर थ्रू आउट, फिक्स्ड नंबर का ब्रैकेट क्लोज कर देना, लिखो थ्रू आउट, कॉमा, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, अगला टर्म लिखो कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में सी डी, कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में लिखो सी डी, ठीक है। लिखो द कांस्टेंट ब्रैकेट में फिक्स्ड नंबर, द कांस्टेंट ब्रैकेट में फिक्स्ड नंबर बाय विच any two consecutive term of an AP are at difference is common difference, are at difference is common difference, ठीक है। अब देखो ये तो 2 टर्म हुआ समझने के लिए, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो सी डी होगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा जैसे कि सेकेंड टर्म T2 है, उसमें से T1 को घटाएंगे, अगर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, और इसी तरह से अगर nth टर्म है तो उसमें से उसका प्रीवियस टर्म Tn-1 होगा, है ना। एक रिप्रेजेंटेशन होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन में पहला टर्म को हम लोग जानते हैं, पहला टर्म जैसे कि फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म ए हुआ, कॉमन डिफरेंस डी, और नंबर ऑफ टर्म्स हुआ n, तो उस समय हमारा जो AP होगा वह इस तरह से दिखेगा, A,
a plus d, a plus 2d and so on, a plus n minus 1 इंटू d। ये क्यों आया, n minus 1 क्यों आया? क्योंकि, कोई बताओगे? क्योंकि ये हुआ nth टर्म और यही जो है लास्ट टर्म भी कहा जाता है। ये फॉरवर्ड वे में हो गया, ठीक है। एक होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द बिगिनिंग हम देख रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? इसको ब्रैकेट में से लिख रहा हूं, फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग आगे से देख रहे हैं। बोलो, n-1 क्यों आया? तो एंड टर्म में तो ऐसा भी तो हो सकता था, a प्लस एन डी लिख सकते थे। हाँ, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है। हम फर्स्ट टर्म को डिफाइन किए, इसमें डी नहीं है, इसीलिए एक टर्म में चूंकि डी नहीं है और नेक्स्ट टर्म से हम डिफाइन किए हैं, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? a प्लस डी। सेकेंड टर्म में डी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इसलिए nth टर्म में एक घटेगा। डी को कहां इंट्रोड्यूस किए हैं? सेकेंड टर्म में, इसीलिए जो लास्ट टर्म होगा उसमें हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हो गया फॉरवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड का क्या मतलब? फ्रॉम द एंड। अब इसमें क्या है कि हमारा लास्ट टर्म डिफाइंड है। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है L। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है हमारा D, ठीक है। और जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वह n है। तो AP किस प्रकार से दिखेगा? AP दिखेगा, पहला जो टर्म होगा वो कैसा होगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जो दूसरा टर्म होगा L माइनस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। और तीसरा टर्म होगा L माइनस n माइनस 3 इंटू डी। और इस तरह से जो सेकेंड या थर्ड लास्ट टर्म होगा, जो थर्ड लास्ट टर्म होगा वो L माइनस 2d, L माइनस d, और लास्ट टर्म क्या होगा? L। AP इस प्रकार से दिखेगा। अब यहां पे ये जो टर्म है इसको क्या कहेंगे? nth टर्म फ्रॉम द एंड, और यही जो है हमारा फर्स्ट टर्म भी है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये चीज ध्यान देना। ये बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ? हम लोग का अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड दिया हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि हमको इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब एक्चुअली में ये लास्ट टर्म है, पर हम लोग का अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से है। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखें और जनरल टर्म समझते हैं, जनरल टर्म फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में nth टर्म क्या है? nth टर्म ये है, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए हम Tn यूज कर रहे हैं, तो Tn इक्वल टू कितना होगा? A प्लस n माइनस 1 D।
और बैकवर्ड के लिए मैं डैश यूज कर रहा हूं, टी डैश एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी एन प्लस टी एन डैश इक्वल टू ए प्लस एल। तो कोई भी अगर इस प्रकार समझो कि अगर हम लोग एनी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लें और उसी प्रकार से हमको वही एपी में फिर वही टर्म हम लास्ट से लेके जोड़ते हैं, जैसे फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, उन दोनों का जो सम करेंगे वो सम किसका हो, किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म और उसी एपी के लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो इतना पॉइंट नोट करो, तब हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं। Find the number of terms of the -11, -7, -3, 1, 5, 161। चलो शुरू हो जाओ। चलो बनाओ। हमको बताओ कैसे बनाओगे, जल्दी लिखो। सुधांशु, व्हाट्स योर अप्रोच? मान लो तुम एग्जाम में बैठे हो, यही क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? ओके, क्या क्या चीज दिख रहा है इसमें क्लियरली? और वेरी गुड, इससे क्या क्या मिल जाएगा? हाँ, हम आंसर नहीं लिखे, हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। जो तो 3 लोग आंसर बताएं उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा। कितना आंसर है? एक आंसर 44 आ रहा, दूसरा कम ऑन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
44, तो लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए। 172 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 43, n इक्वल टू 43 प्लस 1 इक्वल टू 44 इज द राइट आंसर। आपको मिलता है यस। नेक्स्ट, अपने हिसाब से जीत लो। Okay, next question. Can 319 चलो इसका आंसर दो। यहाँ पे देखो ए कितना है 11, डी कितना है 17 माइनस 11 बराबर 6, और इसको कोई सा भी जनरल टीएन मान लेते हैं। ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इक्वल टू होगा 319 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 1, नॉट एन इंटीजर। जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, therefore 319 कैन नॉट बी। ठीक, next question. If Tn is the first negative term of an AP, इसको सॉल्व करो। अरे यार, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको Tn लेस देन 0 करना है। अब देखो ए क्या है 30, डी क्या है -3/4, एन नहीं मालूम है, एन को पता करना है। देखो कैसे करेंगे इसका, मतलब इसका क्या होता है वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3/4 लेस देन 0। अब -3 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन -30। अब इस साइन को चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ग्रेटर देन 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 10। n माइनस 1 ग्रेटर देन 40, n ग्रेटर देन 40 प्लस 1, तो n ग्रेटर देन 41। तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 42। 41 तक वैल्यू जो है सो पॉजिटिव या जीरो होगा। 41 तक वैल्यू पॉजिटिव या फिर जीरो होगा। जो 42वां टर्म होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट
नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू 42। और चूंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकता, इंटीजर वैल्यू ही ले सकता है, तो 41 के बाद पहला इंटीजर वैल्यू कौन सा है? 42। 42 ही इसका आंसर होगा। हाँ बाबू, ओहो, क्या लिखा है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। अब देखो टीएन का एक्सपेंशन, टीएन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, जो तुमको दिया हुआ है एपी, उससे ए दिख रहा है, डी निकाल लोगे, एन की वैल्यू पता करनी है ना? तो हम क्या करेंगे, लेस देन जीरो करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले या 30 उसको उस तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाए, दोनों तरफ निगेटिव साइन है, इसको चेंज करेंगे तो फिर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी बदल जाएगी। उसके बाद n ग्रेटर देन 40 प्लस 1, n ग्रेटर देन 41, और 41 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? वेरी गुड। अब देखो अब इसे सॉल्व करो। अब मुझे करना होगा, क्योंकि देखो ओके, इन ऑल सीरियसनेस ध्यान दो इधर। LHS 1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो A1 माइनस A2 से A2 प्लस A3, ध्यान दो ध्यान दो।
-2D। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ तक लाए हो ना, इसके बाद जो अगला स्टेप में उसमें इसके टर्म को है सो उल्टा लिखे हो, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय D, है ना, प्लस A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाय D प्लस देखो यहां तक सब समझ गए हो? इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट नहीं आया है, नहीं ना? अब लेकिन इसके बाद क्या करना है उस पर ध्यान देना है। ओके, देखो अब जो डिनोमिनेटर है D है, अब यहां पर लिखा है A2 माइनस A1, ठीक, प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3, ठीक है। उसके बाद दो टर्म है, मैं फिर से लिखता हूं, छोटा लिखता हूं, A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, उसके बाद है AN माइनस 1 माइनस AN माइनस 2 और AN माइनस और इस सब के डिवाइडेड में क्या है D। अब देखो ये टर्म इससे जाएगा, ये टर्म इससे जाएगा, ये टर्म यहां कोई टर्म होगा उससे जाएगा, ये टर्म इससे जाएगा, ये टर्म यहां का कोई टर्म होगा उससे जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो इसको आगे लिखेंगे, प्लस का साइन है ना, वो नहीं जाएगा, उसका कोई साथी नहीं, अकेला है वो, और ये भी अकेला है, इसलिए इन दोनों को साथ कर दिए। अब क्या करेंगे? अब देखो ऐसा लिखना है, तो इसको हम बताओ क्या करें? सुनो एक काम करते हैं, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जो डिनोमिनेटर में है कर देते हैं, करके देखते हैं, इनटू A प्लस AN डिवाइडेड बाय, उल्टा लिखते हैं, AN प्लस A1 और AN प्लस A1, तो ये हो जाएगा AN माइनस A1 डिवाइडेड बाय D इंटू AN प्लस A1। अब बताओ
an को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n-1 इंटू d माइनस a1 डिवाइडेड बाई d इंटू a1। अब ये भी जाएगा, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस an इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलो इस तरह से स्ट्रगल करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सब प्योर अलजेब्रा, इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा बहुत काम करना है और सब आसानी से बन जाएगा। जिसमें बहुत एक्सप्लेनेशन और बहुत कंसेप्ट की जरूरत है, वहां पे तुम लोग थोड़ा सा पीछे हटते हो तो लगता है हाँ ठीक है, पर यहाँ पे क्यों हट रहे हो? यहाँ तो कहो कि सर एग्जाम्पल नंबर 9, इफ द mth and nth, ये सब होमवर्क है। of an AP अरे डरते काहे हो? नहीं बनेगा तो मैं हूं ना। चलो इन सब को सॉल्व करो, कल हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।